अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम हाफ एंगल फार्मूलाज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर 12 जो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाला चैप्टर है, उसके अंदर कुछ डेरिवेशंस हैं जो आपके आगे इस्तेमाल हो रही हैं एक्सरसाइजेस के अंदर। तो वो डेरिवेशन ड्राइव करना आज की क्लास में हमने सीखना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज जितने भी हैं उनसे। तो एग्जाम में भी ये सारी डेरिवेशंस आती हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी साल में ये सब आया हुआ है। तो अगर आपके पास हाफ एंगल फार्मूला एक आपने चैप्टर 10 में पढ़ा था, उसी की बेसिस पे अब यहाँ पर हमने हाफ एंगल फार्मूला पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो जो लेंथ ऑफ साइड्स यानी कि आपके वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए जिसको कहते हैं, तो स्मॉल ए बी सी ये लेंथ ऑफ साइड्स कहलाती हैं ट्राइंगल की। तो उनकी टर्म्स में हाफ एंगल फार्मूले को आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब टोटल आपके 3 एंगल्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर। फॉर एग्जांपल हम तीनों एंगल्स को, एक को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गैमा कह रहे हैं। तो साइन अल्फा अपॉन 2 हाफ एंगल ज़ाहिर है अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, साइन बीटा अपॉन 2 और सिमिलरली साइन गैमा अपॉन 2। इसके ये फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला आपको याद करने। इसी तरीके से आपके पास कॉस से रिलेटेड भी कुछ फॉर्मूले हैं, कॉस अल्फा अपॉन 2, कॉस बीटा अपॉन 2 और सिमिलरली कॉस गैमा अपॉन 2। अब इन फॉर्मूले को आपने आगे इस्तेमाल करना है क्योंकि एक्सरसाइज में तो आपको ये याद होने चाहिए। अब साइन अल्फा अपॉन 2 होता है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइड बाई बी सी। यहाँ पर ए बी सी जिस तरीके से लेंथ ऑफ साइड है, एस कहलाता है पैरामीटर्स ऑफ सेमी ट्राइंगल। तो सेमी ट्राइंगल का मतलब ये, आपने अगर ये फॉर्मूले याद किए हों तो ये ट्राइंगल है। अगर इसके मिड पॉइंट से मैं दूसरे मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लूँ तो ये जो लेंथ होती है मिड पॉइंट के बाद आपके पास हाफ हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये साइड ए है तो इसके अपोजिट साइड हाफ ऑफ ए हो जाएगी। अगर ये साइड फॉर एग्जांपल बी है तो इसके अपोजिट साइड हाफ ऑफ बी हो जाएगी। और अगर ये साइड सी है तो इसके अपोजिट साइड सी बाई 2 यानी हाफ ऑफ सी हो जाएगी। इसका आप सम ले लें तो ये सेमी ट्राइंगल कहलाता है। और ये इसका पैरामीटर, ज़ाहिर सम ले रहे हैं तो पैरामीटर आएगा, तो पैरामीटर ऑफ सेमी ट्राइंगल ये होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आप पीछे वैसे पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2, ये एस का फॉर्मूला है। तो जब आप साइन अल्फा अपॉन 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ए साइड कहीं पे नजर नहीं आएगी आपको, एस माइनस बी, एस माइनस सी और अपॉन बी सी। सिमिलरली आप अगर साइन बीटा अपॉन 2 की बात कर रहे हैं तो एस माइनस ए, एस माइनस बी होल डिवाइड बाई ए सी। और एस अगर आप यहाँ बात करें गैमा की तो एस माइनस ए, एस माइनस बी होल डिवाइड बाई ए बी। यहाँ पर आपका अल्फा था, अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टेक्स ए और यहाँ पर ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए होती है, तो स्मॉल ए का जिक्र इस फॉर्मूले में कहीं नहीं है। सिमिलरली बीटा की बात करें तो स्मॉल बी का जिक्र कहीं नहीं है, और गैमा की बात करें तो स्मॉल सी का जिक्र कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, ये आपको याद करने हैं। और ये तो सिर्फ साइन और कॉस की टर्म में बात की है। अगर हम इसी तरीके से बात कर रहे हैं टेन की टर्म में, टेंजेंट ऑफ निकालने हम अल्फा अपॉन 2 यानी कि हाफ एंगल इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, तो आपके पास टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला डिवाइड बाय कॉस थीटा का फॉर्मूला करें, उसको सिंप्लीफाई रख करें, और उसके बाद जब आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो आपके पास ये कुछ फॉर्मूला बनता है। और नेक्स्ट इसी तरीके से जब आप टेन बीटा अपॉन 2 करते हैं तो उसका फॉर्मूला साइन बीटा अपॉन 2 डिवाइड बाय कॉस बीटा अपॉन 2 यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला पुट करें जो आपने भी याद किया ऊपर पढ़ा है, और कॉस बीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला पुट करें, तो आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। सिमिलरली आपके पास टेन गैमा अपॉन 2 इसी तरीके से आता है। अब एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइजेस के अंदर तो आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला याद करके भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो साइन और कॉस अलग अलग पहले निकालें फिर उन दोनों को डिवाइड कर दें, आपके पास टेन थीटा का आंसर भी वैसे आ जाएगा। तो अब तक जितने भी फॉर्मूले मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किए हैं ये आपको याद करने हैं। अब हम इनके प्रूफ के ऊपर चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास साइन अल्फा अपॉन 2 है, मैं एक प्रूफ करवाऊंगा, बाकी उसी तरीके से आपने सिमिलरली उसी पैटर्न पे फॉलो करते हुए बकिया दो भी निकालने। तो फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं साइन अल्फा अपॉन 2 पे। साइन अल्फा अपॉन 2 का फॉर्मूला अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइड बाई बी सी। अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा लॉ ऑफ कोसाइन। तो सबसे पहले आपके पास जब भी सवाल आता है आप उसकी हेडिंग डालते हैं, प्रूफ की हेडिंग डालेगी यहाँ पर, और फिर आप हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन कौन सा? ए स्क्वायर की टर्म में यानी कि कॉस अल्फा की टर्म में आपने यहाँ पर यूज करना है। जब आप साइन बीटा अपॉन 2 सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो आपको कॉस बीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा लॉ ऑफ कोसाइन। सिमिलरली साइन गैमा अपॉन 2 के लिए कॉस गैमा की टर्म में यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी आगे फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर क्योंकि हम अल्फा की टर्म में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। अब यहाँ पर आप इसको शफल करें, रीअरेंज करें, इन टर्म्स ऑफ कॉस अल्फा एक फॉर्मूला लिख दें,
تو یہاں پر جب آپ اپنی شفلنگ کریں گے تو آپ کے پاس اے اسکوائر ادھر جائے گا, یہ آپ کی پوری ویلیو -2bc cos الفا دوسری سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ آئے گی, تو ادھر جا کے سائن چینج ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد 2bc ڈیوائڈ میں آئے گا. تو یہ آپ کو سمپلیفائی خود کرنا ہے, میں نے ڈائریکٹ لکھ دیا ہے. تو جب آپ سمپلیفائی کریں گے تو آپ کے پاس cos الفا ول بی اکول ٹو b اسکوائر پلس c اسکوائر مائنس a اسکوائر ہول ڈیوائڈ بائی 2bc. یہ فارمولا آپ کا ان ٹرمز آف cos الفا آ گیا. اب اس کے بعد آپ کیا کہیں گے, آپ کہیں گے اگر cos الفا کی ویلیو یہ ہے تو 1 مائنس cos الفا یہ ویلیو ہو جائے گی 1 مائنس یہ پوری ویلیو آپ نے ایز اٹ از اٹھا کے اس کی جگہ یہاں پر لکھ دی. تو اب آپ اس میں آگے سمپلیفیکیشن کر رہے ہیں, لیفٹ سائڈ میں 1 مائنس cos الفا, رائٹ سائڈ میں آپ نے صرف cos الفا کی ویلیو پٹ کر دی. تو cos الفا کی جگہ آپ نے b اسکوائر پلس c اسکوائر مائنس a اسکوائر ہول ڈیوائڈ بائی 2bc پٹ کیا. اب جب آپ اس میں ایلسیم لیں گے تو ظاہر ہے یہ آپ کے پاس ادھر 1 ہے, تو 2bc مائنس, اب یہ مائنس اس پوری ویلیو اس پوری بریکٹ کے ساتھ ہے, تو آپ نے پہلے یہاں پر بریکٹ لگا دی. اب آپ نے مائنس سائن اندر بھیجنا ہے, ہول ڈیوائڈ بائی 2bc اپنی جگہ ہے. تو آپ کے پاس پہلے ہم یہاں پر رائٹ سائڈ سمجھ رہے ہیں, پھر میں لیفٹ سائڈ بھی سمجھاؤں گا. تو رائٹ سائڈ پہ پہلے آپ نے یہ مائنس سائن اندر بھیج کے ملٹیپلائی کیا, تو مائنس b اسکوائر مائنس c اسکوائر اور مائنس مائنس پلس a اسکوائر ویلیو آ گئی. اب آپ نے یہاں پر a اسکوائر پہلے لکھ دیا, مائنس b اسکوائر, پھر پلس 2bc لکھا, پھر مائنس c اسکوائر لکھا. اس طریقے سے لکھنے کی ایک وجہ ہے کہ آپ نے یہاں پر مائنس سائن کامن لینا ہے, تو مائنس جب کامن لیں گے تو مائنس b اسکوائر پلس b اسکوائر میں کنورٹ ہوگا, پلس 2bc مائنس 2bc میں کنورٹ ہو جائے گا, مائنس c اسکوائر پلس c اسکوائر میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ آپ جب ملٹیپلائی کریں گے مائنس سائن کو اندر واپس, تو واپس اوپر والی جو ایکسپریشن ہے وہ آ جائے گی. تو یہاں پر مائنس سائن کامن لینے کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بریکٹ میں ایک فارمولا اپلائی ہو رہا ہے, دیٹ از a اسکوائر مائنس 2ab پلس b اسکوائر. تو آپ کو یہ فارمولا یاد ہونا چاہیے, یہ ہوتا ہے a مائنس b ہول اسکوائر کے برابر. تو ظاہر ہے آپ کے پاس a یہاں پر b ہے اور آپ کے پاس جو c ہے وہ b کے برابر ہے, تو a مائنس b ہول اسکوائر آپ نے فارمولا اپلائی کیا, ہول ڈیوائڈ بائی 2bc تھا. اب ملٹیپلائی بائی 2 کیسا ہے اس کے لیے لیفٹ سائڈ پہ آتے ہیں. یہاں پر آپ کے پاس 1 مائنس cos الفا تھا, 1 مائنس cos الفا کو آپ نے ملٹیپلائی ڈیوائڈ کروایا 2 سے. 1 مائنس cos الفا جب ملٹیپلائی ڈیوائڈ کروائیں گے 2 سے, تو آپ کے پاس یہاں پر یہ جو 2 ہے اضافی, اس کو وہاں پر بھیجیں گے تو یہاں پر یہ ملٹیپلائی ہوگا اس طریقے سے, اور آپ کے پاس 2 انٹو 2 4 یہاں پر 4bc اس طریقے سے آ گیا. اب لیفٹ سائڈ پہ آپ کے پاس 1 مائنس cos الفا ہول ڈیوائڈ بائی 2 ہے. یہ ہول ڈیوائڈ بائی 2 جو آپ نے کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ آپ کو آگے ہاف اینگل فارمولا اپلائی کرنا ہے. تو یہاں پر آپ کے پاس ادھر ایکسپریشن یہاں تک ہم آگے تھے 1 مائنس cos الفا ہول ڈیوائڈ بائی 2 لیفٹ سائڈ, اور رائٹ سائڈ میں آپ نے یہاں پر فارمولا اپلائی کیا تھا a مائنس b ہول اسکوائر کا. تو آپ کے پاس یہ a اسکوائر مائنس یہ آپ کا ان ٹرمز آف b a مائنس b ہول اسکوائر, تو b مائنس c کا ہول اسکوائر. اب یہاں پر اگین ایک فارمولا اپلائی ہو رہا ہے a اسکوائر مائنس b اسکوائر. تو a اسکوائر مائنس b اسکوائر کا فارمولا آپ کو یاد ہونا چاہیے, دیٹ از a مائنس b انٹو a پلس b. تو آپ کے پاس a مائنس b انٹو a پلس b. تو اس پوری بریکٹ کو ہم b کے فارم میں کنسیڈر کریں گے. تو جو فارمولا آپ نے پڑھا تھا a اسکوائر مائنس b اسکوائر کا, تو b اسکوائر جو ہے وہ یہ پوری بریکٹ ہے. اب آگے آپ سمپلیفائی کر لیں, جو آپ نے a مائنس بی انٹو اے پلس بی کی فارم میں بریکٹ کو اوپن کیا ہے, ظاہر ہے b مائنس سی, جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو مائنس b اور مائنس مائنس پلس سی, تو a مائنس بی پلس سی. سملرلی یہ آپ کا ایز اٹ از اوپن ہو جائے گا a پلس بی مائنس سی. لیفٹ سائڈ آپ کی ایز اٹ از چلتی آ رہی, دیٹ از 1 مائنس cos الفا ہول ڈیوائڈ بائی 2, اور رائٹ سائڈ میں آپ کے پاس ہول ڈیوائڈ بائی 4bc یہاں پر اسی طریقے سے ایز اٹ از. اب یہاں پر یہ جو ویلیو ہے a مائنس بی پلس سی, ادھر مجھے تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہوگی. چینجز یہ کرنی ہے کہ مجھے یہاں پر a پلس بی پلس سی چاہیے, اور اسی طریقے سے مجھے اس بریکٹ میں بھی یہی سیم کام کرنا ہے, a پلس بی پلس سی چاہیے. تو یہاں پر a پلس بی پلس سی لانے کے لیے میں کیا کروں گا, مائنس 2b کروں گا, تاکہ میرے پاس پلس بی مائنس 2b مائنس b اوپر والی ایکسپریشن واپس آ جائے. تو اس a مائنس بی پلس سی کو میں a پلس بی پلس سی مائنس 2b بھی لکھ سکتا ہوں. سملرلی a پلس بی مائنس سی کو میں a پلس بی پلس سی مائنس 2c لکھ سکتا ہوں, کیونکہ پلس سی اور مائنس 2c آپس میں جب یہ سالو کریں گے تو واپس اوپر والی ایکسپریشن مائنس سی کے برابر ویلیو دے دیں گے. تو آپ نے اس بریکٹ کو اس طریقے سے سالو کیا کہ آپ کے پاس a پلس بی پلس سی آ جائے. اب یہاں پر آپ کے پاس a پلس بی پلس سی یہ ویلیو ہمیں کیوں چاہیے تھی, کیونکہ ہمیں یہاں پر پتا ہے کہ s از اکول ٹو, آپ کے پاس s کیا پیرامیٹر آف سیمی ٹرائنگل, تو s برابر ہے a پلس بی پلس سی ہول ڈیوائڈ بائی 2 کے. اگر 2 ادھر بھیج دوں تو 2s برابر ہو جائے گا a پلس بی پلس سی کے. اب اس a پلس بی پلس سی کی جگہ میں یہ 2s پٹ کر دوں گا, مائنس 2 بھی اپنی جگہ ایز اٹ از. سملرلی یہاں پر بھی a پلس بی پلس سی اس کی جگہ 2s اور مائنس 2c اپنی جگہ ایز اٹ از.
लेफ्ट साइड अभी भी आपकी सेम हुई है 1 माइनस कॉस अल्फा होल डिवाइड बाई 2। अब जब यहाँ पर आपने इस तरीके से वैल्यूज पुट कर दी तो 2s माइनस 2b के अंदर 2 कॉमन है, इस ब्रैकेट से 2 कॉमन ले लें। सिमिलरली 2s माइनस 2c में भी 2 कॉमन है तो इस ब्रैकेट से भी 2 कॉमन ले लें। यहाँ पर जो आपने 4 लिखा था इसको आप ओपन कर दें 2 इंटू 2, ये ऊपर आपने इस तरीके से 4 लिखा हुआ था तो इसको 4 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 इंटू 2 की फॉर्म में, तो आपके पास यहाँ पर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 इससे ये 2 इससे, तो आपके पास ये राइट साइड में अब जो वैल्यू बची s माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइड बाई बी सी इस तरीके से आ गई। मैंने यहाँ पर एक स्टेप मिस किया है और मैंने डायरेक्ट कहा कि मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर रहा हूँ, यानी दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। तो बोथ साइड जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो एक यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आएगा, दूसरा इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा। तो स्क्वायर रूट जब आपने लिया तो आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाने पर लेफ्ट साइड एक फॉर्मूला जनरेट करके दे रही है। अगर आप अपनी लेफ्ट साइड पर गौर करें तो आपको अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा होल डिवाइड बाई 2 एक फॉर्मूला चैप्टर 10 में आपने पढ़ा था उससे रिजेंबल करते हुए दे रहा है। और राइट साइड आपके पास जब सिंप्लीफाई की तो अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइड बाई बी सी, हमारा जो सवाल था उसकी राइट साइड यही थी और ये हमारे पास आ गया आंसर। तो 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस अल्फा होल डिवाइड बाई 2 ये बराबर होता है साइन अल्फा बाई 2, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और यही चीज़ आपको सवाल में प्रूव करनी थी, इस तरीके से आपने इसको प्रूव कर लिया। सिमिलरली अब आपने जिस तरीके से साइन अल्फा बाई 2 निकाला है उसी तरीके से आप साइन बीटा बाई 2 और साइन गैमा बाई 2 निकाल सकते हैं। एग्जाम में अलग अलग पूछा जा सकता है तो आपने अलग अलग को प्रूव करना है और बाकी सब आप इसी तरीके से सिमिलरली करके लिख देंगे। अब अगर साइन बीटा बाई 2 आपको फॉर एग्जांपल निकालना है तो आप कॉस अल्फा की जगह कॉस बीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, ये आपका फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। सेम प्रोसीजर वही होगा जो यहाँ पर आपने ऊपर वाले सवाल को सॉल्व करते हुए अप्लाई किया और आपके पास आंसर जो आएगा वो साइन बीटा बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली आप सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कॉस साइन लॉ ऑफ कोसाइन का, तो आपके पास ये भी इन टर्म्स ऑफ कॉस गैमा फॉर्मूला होता है, तो आंसर आपके पास साइन गैमा बाई 2 आएगा। तो ये सिंपल सा तरीका था आपके इस हाफ एंगल को फॉर्मूले को निकालने का। ये जो आपके पास जितने भी हाफ एंगल फॉर्मूले हैं साइन थीटा से रिलेटेड, साइन अल्फा बाई 2, साइन बीटा बाई 2, साइन गैमा बाई 2, ये आपको इसी पैटर्न में सॉल्व करने। तो ये सिंपल सा आपके पास प्रूव करने के लिए एक सवाल आता है एग्जाम में। इसी तरीके से आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट प्रूफ की तरफ, जो कि है आपके पास कॉस अल्फा बाई 2। यानी कि अब तक हमने साइन की टर्म्स में हाफ एंगल फॉर्मूले ड्राइव किए, अब हम कॉसाइन यानी कि कॉस की टर्म में हाफ एंगल फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से आपके पास सवाल आता है, बस आपके पास जो पीछे हमने 1 माइनस किया था यहाँ 1 प्लस करके आएगा। तो मैं इसको थोड़ा स्पीड में लेके चलूँगा, सारा प्रोसीजर सारा पैटर्न वही है जो पीछे आपके पास पार्ट में था। तो सेकंड यहाँ पर अगर कॉस की टर्म में अल्फा अपॉन 2 फॉर एग्जांपल हमें प्रूव करना है, तो इस तरह हाफ एंगल अल्फा अपॉन 2 को हम प्रूव करेंगे। उसी तरीके से आप कॉस बीटा अपॉन 2 और कॉस गैमा अपॉन 2 को वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ की हेडिंग आपने डाली, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए होल डिवाइड बाई बी सी। आपको ये प्रूफ करना है, तो आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइन हवाला देंगे। अब यहाँ पर भी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस अल्फा, ये आपने इस्तेमाल करना है क्योंकि आपको कॉस अल्फा बाई 2 चाहिए। तो यहाँ पर आप रीअरेंज करने के बाद कहेंगे कि कॉस अल्फा मेरे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 बी सी। उसी तरीके से पिछले पार्ट में आपने 1 माइनस कॉस अल्फा किया था, यहाँ पर प्रूव करने के लिए आप 1 प्लस कॉस अल्फा इस्तेमाल करेंगे। तो देयरफॉर 1 प्लस कॉस अल्फा बराबर होगा 1 प्लस दिस होल वैल्यू। अब 1 प्लस ये आपके कॉस अल्फा की वैल्यू एलसीएम लेंगे तो 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ज़ाहिर है प्लस साइन इस पूरे के साथ है तो ब्रैकेट लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो सारे साइन वही रहेंगे, चेंज कोई साइन नहीं होगा। लेफ्ट साइड आ गया उसी तरीके से 1 प्लस कॉस अल्फा भी यहाँ पर लिखिए। और जो आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपके उसी तरीके से a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ओपन होगा क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। माइनस a स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया उसी तरीके से, और फिर जो एक इजाफी 2 ये है इसको दूसरी साइड पे भेज के मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2bc मल्टीप्लाई बाई 2, ये 4bc की टर्म आ जाएगी। यहाँ पर मैं 4 नहीं लिख रहा क्योंकि बाद में चल के इसको कट करने के लिए मैंने खोलना ही है, तो आप भी इसको एज इट इज चला लें। माइनस a को मुझे कन्वर्ट करना है a प्लस बी प्लस सी में, तो मैं b प्लस सी तो है, माइनस a की जगह a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a लिखूंगा।
ताकि a माइनस 2a वापस माइनस a की फॉर्म आ जाए। तो वो आपके पास यहाँ पर उसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी 2s के बराबर होता है, आपने हवाला देना है कि s बराबर है a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2 के, तो आपके पास 2s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो इसकी जगह आपने 2s पुट कर दिया, इसकी जगह आपने 2s पुट कर दिया। जो आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे होल डिवाइड बाई 2bc मल्टीप्लाई बाई 2 अपनी जगह चल रहा है, तो यहाँ पर आपके पास 2s मल्टीप्लाई बाई 2s माइनस 2a इस तरीके से लिखा जाएगा। लेफ्ट साइड 1 प्लस कॉस अल्फा होल डिवाइड बाई 2 अपनी जगह, तो 2s मल्टीप्लाई बाई 2s माइनस 2a, इस ब्रैकेट में 2 कॉमन है तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें अगले स्टेप में, तो 2s का 2 और 2s माइनस 2a से जो 2 कॉमन लिया वो बाहर आके आपस में कैंसिल कर देंगे, जो डिनोमिनेटर के 2 यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपके पास 1 प्लस कॉस अल्फा होल डिवाइड बाई 2 बराबर आएगा s इंटू एस माइनस ए होल डिवाइड बाई बी सी। ज़ाहिर 2 से ये आपने आपस में जितने भी 2 थे कैंसिल आउट कर दिए। फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरीके से जब स्क्वायर रूट लेंगे ये वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्म आ जाएगी। तो अब यहाँ पर लेफ्ट साइड 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 10 के अंदर हाफ एंगल फार्मूला, ये बराबर होता है कॉस अल्फा बाई 2 के, और राइट साइड तो आपको इटसेल्फ प्रूफ करनी थी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए होल डिवाइड बाई बी सी। तो इस तरीके से ये आपके पास फार्मूला ड्राइव हो जाता है। तो ये फार्मूला आपको प्रूफ करना था, ड्राइव करना था। सिमिलरली अब अगर ये आपको प्रूव नहीं करने, एक चीज़ आपके पास आई उसको आपने प्रूव कर दिया, बकिया 2 उसी तरीके से प्रूव होंगे, तो आप कहेंगे सिमिलरली कॉस बीटा बाई 2 आपके पास एस इंटू एस माइनस बी होल डिवाइड बाई ए सी, और कॉस गैमा बाई 2 इसी तरीके से एस इंटू एस माइनस सी होल डिवाइड बाई ए बी, ये अंडर रूट में वैल्यूज़ हैं। तो अब यहाँ पर इसको याद करने का तरीका क्या है, जब अल्फा की बात हो रही है तो एस इंटू एस माइनस ए होगा, लेकिन डिवाइड में ए का जिक्र नहीं होगा, डिवाइड में बकिया 2 साइड्स का जिक्र होगा, दैट इज बी एंड सी। जब बीटा बाई 2 की बात हो रही है कोसाइन में, तो आपके पास अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस बी होगा, बीटा आपके पास बी को रिप्रेजेंट करता है, और ए सी आपके यानी बी नहीं होगा, बकिया दोनों साइड्स होंगी। सिमिलरली गैमा जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ सी आएगा, और होल डिवाइड बाई ए बी होगा, सी का जिक्र नहीं होगा। तो ये सिंपल से आपके पास प्रूफ थे जो कि यहाँ पर आपने करने थे, सीखने थे। और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है हाफ एंगल फार्मूला का, जो हमने यहाँ पर आज सीखना था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर अब हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल के। कुछ केसेस हैं यहाँ पर, 3 केसेस हैं टोटल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वैसे आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के 3 कोने होते हैं, उसका एरिया अगर निकालना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इस ट्राइंगल का निकालने को कहा जाए, तो मैं सबसे पहले एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा। एल्टीट्यूड ऐसी लाइन को कहते हैं जो कि आपकी 90 डिग्री होती है, किसी एक वर्टेक्स से निकल के अपोजिट साइड जो उसकी होगी, यानी अगर ये वर्टेक्स ए है, इसकी अपोजिट साइड साइड बी सी फॉर एग्जांपल है, तो उस साइड के ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा, और सामने वाली जो साइड होगी अगर हम उसकी बेस, इसको बेस कंसीडर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका हाफ कर लें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो बेस आपके पास किसी भी टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एल्टीट्यूड को नॉर्मली हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक एरिया ऑफ ट्राइंगल है। लेकिन अब अगर हमारे पास ये चीज़ें ना गिवन हो, एंगल गिवन हो, साइड्स गिवन हो, तो उस टर्म में एरिया कैसे निकाला जाए, तो उसके कुछ केसेस हैं। पहला केस फॉर एग्जांपल आपके पास है जब आपको 2 साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो। जब हमारे पास 2 साइड्स फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 साइड्स हैं, उसमें से 2 गिवन है फॉर एग्जांपल ए और बी, और एक एंगल गिवन है, तो हम कैसे अपने एरिया को निकाल सकते हैं किसी भी ट्राइंगल के। तो इसकी डेरिवेशन पे आते हैं। आपने सबसे पहले कंसीडर करना है ट्राइंगल ए बी सी, जिसकी साइड्स आपको पता है और उनको हमने मेजर किया है स्मॉल ए बी सी से, और उन वर्टाइसेस के जो एंगल्स हैं रिस्पेक्टिवली वो अल्फा बीटा और गैमा है। फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल बनी हुई है, इसमें आपके पास अगर ये वर्टेक्स ए है तो इसका एंगल ये अल्फा है, वर्टेक्स बी का एंगल बीटा और वर्टेक्स सी का एंगल गैमा। ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए है, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी है, और सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी है। तो अल्फा बीटा गामा आपके पास ये एंगल्स आ गए। ए बी सी कैपिटल वर्टाइसेस हैं और स्मॉल ए बी सी लेंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं ए वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ हुआ हुआ डायग्राम में, तो उसको हमने एल्टीट्यूड का नाम दे दिया h, और ये लाइन ये एल्टीट्यूड एट पॉइंट डी, ये वाला पॉइंट 90 डिग्री है, 90 डिग्री रखता है साइड बी सी, यानी कि जो आपकी स्मॉल ए वाली साइड है। अब अगर इस तरीके से आपके पास कोई कंडीशन आएगी जिसमें आप कहेंगे कि एल्टीट्यूड को आपने फॉर एग्जांपल h कह दिया और
ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड बी सी उसमें ये कट कर रहा है, तो अब आपके जो एल्टीट्यूड है ये ट्राइंगल दो बनाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बन गया ए डी बी और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ए डी सी। अब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए ताकि हम एक फार्मूला ड्राइव करें, दूसरा फार्मूला ड्राइव करने के लिए दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए डी सी वाला ट्राइंगल ले लूँ, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी लेता हूँ, ये आपकी सारी जो मैंने अभी बातें की वो यहाँ पर इस तरीके से लिखी हुई हैं। अगर आपको नोट करना है आप लेक्चर को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर अगर ट्राइंगल ए डी सी बोलें या ए सी डी बोलें एक ही बात है, तो अगर मैं ट्राइंगल ए सी डी लेता हूँ तो साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है और जो गिवन एंगल है उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री और गिवन एंगल के दरमियान को साइड जो हमें मिलती है उसको हम बेस कहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर h के बराबर है और मेरे पास जो हाइपोटेनस है वो b के बराबर है और जो एंगल गिवन है थीटा की जगह वो गैमा हमें गिवन है। तो साइन गैमा थीटा की जगह आप गैमा पुट करेंगे, परपेंडिकुलर हमारे पास h है और हमारे जो हाइपोटेनस है वो b है, तो साइन गैमा विल बी इक्वल टू h अपॉन b। तो h एल्टीट्यूड की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आ गई b साइन गैमा। तो अब यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें चाहिए ए बी सी का। ए बी सी ये पूरा ट्राइंगल जो इस तरीके से गिवन था वो है। तो ए बी सी ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया चाहिए तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। अभी हमने शुरू में डिस्कस किया है। तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड यहाँ पर आपके पास सिंपली बेस किसके बराबर है, अगर ट्राइंगल ए बी सी हम ड्रॉ करते हैं और एल्टीट्यूड आपने यहाँ ए से गिराया है तो बेस उसके अपोजिट साइड ये वाली होगी। तो बेस तो ए है लेकिन जो एल्टीट्यूड h है इसका अभी हमने इक्वेशन 1 के थ्रू फॉर्मूला बनाया है, वैल्यू निकाली है, h बराबर है b साइन गैमा के। तो आपने इक्वेशन 1 को पुट कर दिया अब एक्सप्रेशन में, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ a इंटू एच की जगह b साइन गैमा, तो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आया हाफ ए बी साइन गैमा के। ये आपके पास एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने का और ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ गैमा है। सिमिलरली बकिया भी हम दो फॉर्मूले लिख सकते हैं कि हमारे पास ए बी साइन गैमा जिस तरीके से आया। अब यहाँ पर ये देखें कि अगर साइड ए और बी है, साइड सी नहीं होगी बल्कि उसका एंगल होगा, उसके अपोजिट जो एंगल है साइड के वो होगा, दैट इज गैमा। अगर साइड बी सी बात करें तो बी सी ये दो साइड है, ए नहीं है, एक साइड के अपोजिट जो एंगल है दैट इज अल्फा, तो हाफ बी सी साइन अल्फा। सिमिलरली अगर आपके पास ए सी साइन बीटा, यानी ए सी गिवन है, बी नहीं है तो बी के अपोजिट एंगल बीटा है, तो हाफ ए सी साइन बीटा। जैसे ऊपर हमने अभी डेरिवेशन की है सेम उसी तरीके से बकिया इन दो के लिए भी ड्राइव होगा। फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है, मैं इसको थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ट्राइंगल आपने अभी जो कंसीडर किया ए बी सी, आपने एल्टीट्यूड गिराया डी के ऊपर। अगर हमने जैसे अभी ए सी डी लिया था, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ए डी बी चाहिए, तो ट्राइंगल ए डी बी में जो एच है दोनों में सेम रहेगा, लेकिन आपके पास यहाँ पर जो ए डी बी है ये आपका स्मॉल सी है, ये आपका स्मॉल बी था जिस तरीके से उसी तरीके से स्मॉल सी है, और यहाँ पर जो एंगल है दैट इज बीटा। तो h विल बी इक्वल टू, यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा की बात करें, साइन बीटा विल बी इक्वल टू, साइन बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर h है, हाइपोटेनस c है, तो h विल बी इक्वल टू c साइन बीटा। बेस यहाँ पर आपके पास अभी भी a ही है, तो हाफ a h, ज़ाहिर है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस क्या है a, आपके पास a के अपोजिट साइड ये a है, बेस आपकी a है, और h अभी आपने निकाला b, दैट इज c साइन बीटा। तो ये आपके पास इसी तरीके से ड्राइव हो गया। अब आपको अगर तीसरा भी प्रूव करना है तो एल्टीट्यूड a के बजाय आप एल्टीट्यूड b से गिरा दें, तो फॉर एग्जांपल b से गिराएं तो अब आपके पास अल्फा भी मिल जाएगा। तो डेरिवेशन आपको इसी तरीके से जैसे ऊपर वाली हमने डिस्कस की वैसे ही बाकियों की भी सेम होगी, बस आपकी ट्राइंगल चेंज हो जाएगी। फॉर्मूला आपके पास जो ड्राइव किया है ऊपर जिस तरीके से उसी तरीके से बकिया ये दो भी ड्राइव होंगे, बस आपकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी, वो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर ली। तो ये सिंपल से आपके पास केस 1 था जब आपको दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो, और ये सिंपल से आपके केस 1 के सारे फॉर्मूले थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, केस नंबर 2। सेकंड केस हमारे पास क्या कहता है, जब हमारे पास एक साइड लेकिन दो एंगल्स गिवन हो। अब अगर एक साइड और दो एंगल्स गिवन होंगे किसी भी ट्राइंगल में, अगर दो एंगल गिवन है आप तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, आपने पढ़ा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अगर फॉर एग्जांपल ये तीन मेरे पास एंगल्स हैं
इन तीनों का सम किसी भी ट्राइंगल का 180 के बराबर होगा। तो अगर लेट सपोज अल्फा और बीटा गिवन है, गैमा आप इस फॉर्मूले से खुद निकाल लेंगे। जब हमारे पास दो एंगल्स गिवन होंगे और एक साइड गिवन होगी तो हम तब भी आराम से अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको तीसरा एंगल भी निकालना होगा, जो भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा और मैं मिटा रहा हूँ। तो अब ज़रा डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। आप यहाँ पर कहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ साइन, साइन लॉ हमारे पास a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गैमा होता है, सिंपल सा। यहाँ पर हम अगर टुकड़ों में ब्रेक कर दें, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ a बराबर है a अपॉन साइन अल्फा बराबर है c अपॉन साइन गैमा, और सिमिलरली यहाँ पर a बराबर होगा, ज़ाहिर साइन अल्फा उधर भेजेंगे, c इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन गैमा। और इसी ऊपर वाले फॉर्मूले से मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास b अपॉन साइन बीटा बराबर है c अपॉन साइन गैमा के। पहले हमने इन दो को कंपेयर करवाया, अब हम इन दो को कंपेयर करवा रहे हैं। तो b अपॉन साइन बीटा है आपके पास, बीटा साइन बीटा की वैल्यू उधर को भेज दें तो आपके पास b विल बी इक्वल टू c साइन बीटा अपॉन साइन गैमा। अब यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल c की टर्म में मैं निकाल रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर दोनों तरफ c चाहिए। अगर मैं a की टर्म में निकाल रहा होता तो मैं यही सारा जो ऊपर एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला है, उससे सिंप्लीफाई करके इन टर्म्स ऑफ a यहाँ पर लिखता c की जगह, तो ज़ाहिर फॉर्मूला उस लिहाज से चेंज होता। अभी हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, बकिया दो आप उसी तरीके से जैसे ये ड्राइव किए वैसे करेंगे। तो आपके पास a और b ये वैल्यू आ गई, इसको एक को इक्वेशन 1 दूसरे को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब आप कहेंगे कि मेरे पास फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का तो सेम ही है जो भी हमने पीछे ड्राइव किया, वहाँ से हाफ ए बी साइन गैमा आपके पास ये फॉर्मूला था पीछे जो अभी आपने ड्राइव किया केस 1 से। अगर मैं इसको इस्तेमाल करूँ तो a और b की वैल्यू अभी मैंने निकाली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें, पुट कर दें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। तो a की जगह आपने c साइन अल्फा अपॉन साइन गैमा पुट किया, b की जगह c साइन बीटा अपॉन साइन गैमा पुट किया, और साइन गैमा जो इक्वेशन 3 में अपनी जगह यानी एरिया के फॉर्मूले अपनी जगह था वो यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब जो चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है सिंप्लीफाई कर लें, फॉर एग्जांपल साइन गैमा इस साइन गैमा को कैंसिल आउट कर सकता है, c इंटू सी स्क्वायर की टर्म में लिखा जा सकता है, तो सी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इस तरीके से साइन अल्फा इंटू साइन बीटा होल डिवाइड बाय साइन गैमा, क्योंकि ये वैल्यू तो आपस में कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पर आपके पास सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा साइन बीटा होल डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का यहाँ पर इस तरीके से। अब जिस तरीके से ऊपर वाली डेरिवेशन की, सिमिलरली अब ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर एग्जाम में इनमें से कोई आ गया तो आपको फिर ऊपर वाला प्रूव करने के बजाय ये इनको प्रूव करना होगा जो आपसे एग्जैक्टली बोले गए हैं। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ अगर a मुझे चाहिए, एक साइड a की गिवन है, तो a स्क्वायर अपॉन 2 बराबर है साइन बीटा इंटू साइन गैमा होल डिवाइड बाय साइन अल्फा। जब यहाँ पर c साइड थी तो उससे के रिस्पेक्टिवली अपोजिट एंगल गैमा था, a है तो यहाँ पर अल्फा होगा, b है तो यहाँ पर बीटा होगा, और बकिया दोनों एंगल्स यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे। तो ये सिंपल सा आपके पास सेकंड केस था, केस नंबर 2। ये आपने इस तरीके से यहाँ पर लिखना है, याद करना है, ये सिंपल सा है, इसमें डेरिवेशन है। जब आपको ड्राइव करना है, फॉर एग्जांपल a ये वाला ड्राइव करना है, तो आप कहेंगे कि मेरे पास b अपॉन साइन बीटा विल बी इक्वल टू a अपॉन साइन अल्फा, और यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली आपको सेकंड है c अपॉन साइन गैमा विल बी इक्वल टू a अपॉन साइन अल्फा। तो जब आपके पास यहाँ से b और यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी तो आप पुट कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर हाफ बी सी साइन अल्फा, तो इस फॉर्मूले जब पुट करेंगे b और c की वैल्यू, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट होगा, आपके पास a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन बीटा साइन गैमा होल डिवाइड बाय साइन अल्फा। सिमिलरली आपने यहाँ पर काम करना है b स्क्वायर के लिए, तो जिस तरह यहाँ पर आपने दोनों साइड पे a रखा उसी तरीके से यहाँ दोनों साइड पे b आ जाएगा, तो आपके पास ये वाला भी फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास सेकंड केस था जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रूव करना था जब आपके पास एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो। याद रहे बेसिक फॉर्मूला अभी भी ट्राइंगल के एरिया को निकालने का वही है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, लेकिन ये केसेस अब बना दिए कि अगर मुझे यहाँ पर दो साइड एक एंगल या एक साइड दो एंगल गिवन हो तो क्या होगा। इसी तरीके से एक और तीसरा केस है, और तीसरा आखिरी केस है जिसमें आपको बोला जाए कि मुझे अगर कोई एंगल ना गिवन हो लेकिन सारी साइड्स तीनों साइड्स गिवन हो, तब क्या करेंगे। तो यहाँ पर इस केस के लिए भी ज़ाहिर एक फॉर्मूला है। तो जब हमारे पास तीनों साइड्स गिवन हो, कोई एंगल ना गिवन हो, तो उस वक्त हम यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसी तरीके से जो हमने केस 1 में ड्राइव किया था। केस 1 से हम फॉर्मूला फॉर एग्जांपल लेते हैं हाफ बी सी साइन अल्फा का, आप कोई भी ले सकते हैं, लाजमी नहीं, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं।
तो अब मुझे यहाँ पर साइन अल्फ़ा इसको हटाना है। ये दो साइड्स तो गिवन है, वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी, तीनों साइड्स गिवन हो तो आपका एरिया कैसे आएगा, मेरे पास दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड मुझे चाहिए, मुझे एंगल कोई नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, साइन अल्फ़ा की जगह ये जो अल्फ़ा है इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा 2 से। तो मेरे पास यहाँ पर अगर इनको वापस कैंसिल आउट करूँ तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगी। तो मैंने साइन अल्फ़ा में अल्फ़ा को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, साइन के अंदर जो एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया। तो मैं हवाला दूंगा कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ये फॉर्मूला बेसिक आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर 10 में आपको ये सारे फॉर्मूले सिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आपके पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो अगर अल्फा बाई 2 थीटा की तरह कंसीडर कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास पीछे बी सी इंटू साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 ये फॉर्मूला आएगा। अब आपने हाफ एंगल फॉर्मूला, इससे पहले मैंने जो डेरिवेशन करवाई है उसमें ये मौजूद है, पूरा मैंने ड्राइव करवाया है फॉर्मूला वगैरह। तो यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला आपने पुट किया। साइन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइड बाई बी सी, और कॉस अल्फा बाई 2 भी एस इंटू एस माइनस ए होल डिवाइड बाई बी सी अंडर रूट के अंदर। आपको पता है जब भी दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आप एक ही बड़ा सा रूट बना के दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये तो पहले रूट में था, ये एस इंटू एस माइनस है, ये भी मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में। सिमिलरली डिवाइड में आपके पास बी सी है, तो बी सी इंटू ये दूसरा भी बी सी आपस में मल्टीप्लाई होगा। अब आपकी मर्जी है, आप इसको पहले स्क्वायर कह के फिर रूट से बाहर निकालें, या आप कहें कि एक पेयर बन गया तो मैं रूट से डायरेक्ट बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये जो रूट पूरे के ऊपर था, अब ये रूट सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर है, और जो आपके पास बी सी वैल्यू थी बाहर एक दफ़ा लिखी जाएगी, जो कि बाहर जो बी सी है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आ गया, दैट इज अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये आपके पास फॉर्मूला होता है जब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो और तीनों साइड्स गिवन हो। लेकिन यहाँ पर ए बी सी तीनों साइड है, लेकिन मुझे एस यहाँ पर नहीं पता, तो एस का फॉर्मूला आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। एस कहलाता है पैरामीटर ऑफ सेमी ट्राइंगल। तो मेरे पास अगर ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों वैल्यूज हैं होल डिवाइड बाई 2 कर दें तो आपके पास पैरामीटर ऑफ सेमी ट्राइंगल आ जाता है। तो एस भी ज़ाहिर है तीनों साइड्स के थ्रू ही निकाला जाता है, तो इस वजह से आपके फॉर्मूले में यहाँ पर तीनों साइड्स अगर गिवन होंगी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आराम से आ जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास 3 केसेस थे एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने के। तो यहाँ तक आपको जितना भी मैंने काम करवाया, इससे पहले मैंने आपको लेक्चर में बताया कि आपके पास हाफ एंगल फार्मूलाज क्या है, और इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 केसेस अलग अलग हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जा सकता है। तो यहाँ तक आपके जितना भी काम था सिंपल सा वो हमने डिस्कस कर लिया। आपने इस लेक्चर को आराम से तवज्जो से सुनना है, समझना है और नोट करना है, सबसे अहम अपने रजिस्टर मेंटेन करने, और ये फॉर्मूले आगे आपकी डेरिवेशन में, आगे आपके जो एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चंस हैं, उसमें इस्तेमाल होंगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशंस की तरफ। इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद निकालना होता है सर्कल के साथ एसोसिएटेड ट्राइंगल्स। तो उसके ऊपर अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सर्कम रेडियस किस तरीके से निकाला जाता है। ये आपका जो सर्कल है, पहले सर्कम रेडियस से पहले सर्कम सर्कल पता होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई भी सर्कल ड्रॉ किया जाए और उसमें 3 ऐसे पॉइंट्स निकाले जाएं जिससे एक ट्राइंगल बन रहा हो, तो ये जो सर्कल होता है ये कहलाता है सर्कम सर्कल। और जो सेंटर ऑफ दिस सर्कल है इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास सर्कम सेंटर है। यहाँ पर ये पूरी डेफिनेशन मैंने लिख के दी हुई है। और उस सेंटर से किसी भी वर्टेक्स जो ट्राइंगल है उस तक का डिस्टेंस निकालें, ये बराबर होता है रेडियस आर के। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल रेडियस की बात करूँ, रेडियस इटसेल्फ एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा आपके पास डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर मैं सर्कल को ड्रॉ करता हूँ और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालता हूँ, ये भी रेडियस कहलाता है। लेकिन अगर ट्राइंगल एसोसिएटेड है तो तीनों वर्टाइसेस और सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू अ रेडियस ऑफ दैट सर्कल। और ये सर्कल आपका कहलाता है सर्कम सर्कल। तो यहाँ पर आपको पूरी डेफिनेशन लिख के दी हुई है, इसको आपने कॉपी पेस्ट करना है। ये सारी बातें मैंने वही आपको बताई कि ऐसा सर्कल जो कि किसी भी ट्राइंगल के वर्टाइसिस से पास हो रहा हो, और उस सर्कल का जो सेंटर है वो कहलाता है सर्कम सेंटर, और उसका जो रेडियस है सर्कल का वो आपके पास सर्कम रेडियस कहलाता है। यहाँ आपको सर्कम रेडियस बताने क्या होता है। सर्कम रेडियस आपके पास ज़ाहिर है उसकी डेरिवेशन है, आगे चल के आपने इस्तेमाल करना है अपने एक्सरसाइज के अंदर। तो इसकी डेरिवेशन पे डायरेक्ट चलते हैं।
कंसीडर करते हैं एक सर्कल जो कि किसी भी ट्राइंगल ए बी सी के वर्टाइसिस को टच करते हुए यानी कि उसमें से पास होते हुए गुजर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है कि ये आपके पास एक सर्कल है और ये आपके ट्राइंगल के वर्टाइसिस से पास हो रहा है। ये आपका ए बी और सी वर्टाइसिस हैं। अब यहाँ पर जो सेंटर ऑफ सर्कल ओ है, ज़ाहिर है आपका सेंटर जो सर्कल ड्रॉ हुआ है वो किसी न किसी सेंटर पॉइंट से रख के हुआ है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि एक साइड आपकी ट्राइंगल की पास हो रही है सेंटर ऑफ सर्कल से। ये अभी आगे मैं आपको दूसरी डायग्राम में बता रहा हूँ, लेकिन बहरहाल आपको यहाँ पर जो रेडियस का कॉन्सेप्ट देना है वो सर्कल के सेंटर से किसी भी सर्कल के जो वर्टाइसिस हैं आपके ट्राइंगल और सर्कल के इटसेल्फ वो पॉइंट भी हैं, उन तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। अब यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू हमारे पास निकालना सर्कम रेडियस थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ पर एक अलग से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, सपोज करते हैं कि एक साइड फॉर एग्जांपल साइड ए बी ये पास होगी सेंटर ऑफ सर्कल, ये जो ओ पॉइंट है सेंटर ऑफ सर्कल उस पे, और ट्राइंगल जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि जब भी कोई साइड आपकी सेंटर से पास होगी तो सेंटर से पास होने वाली साइड को हम कहते हैं ये डायमीटर है। और जब डायमीटर ड्रॉ किया जाता है तो ऐसे सर्कल को हम कोशिश करते हैं कि 90 डिग्री पे बनाएं, अदरवाइज बनता भी अक्सर और बेशतर 90 डिग्री पे ही है। तो ऐसा सर्कल, ये वैसे 90 लाजमी नहीं है, आपका ये ट्राइंगल इस तरीके से भी कुछ बन सकता था, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 90 डिग्री बन रहा होता है। यहाँ पर हमें प्रूफ करने के लिए तो बनाना ही 90 डिग्री पे। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, जो एक साइड जिसकी पास हो रही है सेंटर ऑफ सर्कल पे, और वो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो हमें उसको बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल, तब जाके ये सॉल्व होगा। अब थोड़ी सी डायग्राम डिटेल में समझ लें। आपके पास फॉर एग्जांपल साइड ए और बी, साइड ए बी, इस पे पॉइंट ओ सेंटर ऑफ सर्कल है और ये तीसरा वर्टेक्स है सी। अब यहाँ पर ज़ाहिर है ए का जो एंगल है वो अल्फा होगा, बी का एंगल बीटा होगा और सी का एंगल गैमा होगा। गैमा यहाँ पर 90 डिग्री है। सिमिलरली हमारे पास जो साइड है अगर वो पास हो रही है सेंटर से तो उसका मतलब वो डायमीटर के बराबर है। तो जो पूरी साइड, अगर सेंटर से कोई साइड पास हो रही है तो वो पूरी साइड डायमीटर कहलाती है। अगर कोई साइड सेंटर से पास नहीं हो रही तो वो डायमीटर नहीं कहलाएगी, वो कॉर्ड कहलाती है। कॉर्ड आपके पास किसी भी लेंथ की हो सकती है, बड़ी छोटी किसी भी साइज की, लेकिन डायमीटर जो है वो फिक्स होता है और डायमीटर से ही रेडियस आता है। तो डायमीटर क्योंकि ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, यहाँ से किसी भी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस है और पूरा अगर दोनों पॉइंट तक जाएंगे तो ये कहलाता है डायमीटर। डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस 2r। ये सिंपल सा आपके पास है। अब ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी और सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। तो ए बी सी ये मेरे पास साइड्स आ गई और सेंटर पॉइंट ओ आ गया। ये डायग्राम आपको ज़ाहिर इसी तरीके से बनानी है। अब ये सारी बातें करने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद हम आगे चलते हैं। हम सपोज कर रहे हैं कि हमारी अगर जो साइड है ट्राइंगल की वो ए बी सी स्मॉल है और उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स अल्फ़ा बीटा गामा है, जिसमें गैमा हमने कहा कि 90 डिग्री है। और जो साइड सी है, अगर डायग्राम पे मैं वापस लेके जाऊं तो ये वाली साइड सी, ये पूरी साइड ये बराबर है ट्वाइस ऑफ रेडियस। यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर है। तो हमने कहा सी बराबर है 2r के, और r इटसेल्फ क्या है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो अब यहाँ पर सारी एक्सप्रेशन में जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी वो आपने दे दी। अब आगे चलते हैं, डेरिवेशन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। आप हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन आपको पता है कि आप ब्रेक भी कर सकते हैं, तो हम कहेंगे सी अपॉन साइन गैमा बराबर है ए अपॉन साइन अल्फा के। तो सी की जगह आप वैल्यू पुट कर दें 2r, गैमा की जगह आप 90 डिग्री पुट कर दें, तो आपके पास 2r अपॉन साइन 90, साइन 90 होता है 1 के बराबर, तो 2r अपॉन 1 ज़ाहिर है 2r ही रहेगा। और मेरे पास यहाँ पर जो राइट साइड है दैट इज़ ए अपॉन साइन अल्फा, तो साइन अल्फा को मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो मेरे पास साइन 2 अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ये हमने पीछे भी किया था, जो हमारे ट्राइंगल के केसेस हम कर रहे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल के, वहाँ पर हमें चाहिए था साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की फॉर्म में हमने इसको ब्रेक कर दिया, तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपके पास लेफ्ट साइड जो है वो 2r के बराबर है। राइट साइड में आपने फॉर्मूला डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दिया, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब थीटा आपके पास अल्फा बाई 2 है, तो आपके पास 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब साइन अल्फा बाई 2 की जगह वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास 2 तो अपनी जगह है, ये जो आपके पास 2r था ये 2 भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इंटू 2 4, तो आपके पास 2 इंटू 2 यहाँ पर लिखा गया। साइन अल्फा बाई 2 बराबर होता है अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइड बाई बी सी। कॉस अल्फा बाई 2 सिमिलरली अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए होल डिवाइड बाई बी सी।
अब यहाँ पर आपके पास ज़ाहिर दो रूट्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक ही दफ़ा बड़ा सा रूट लिख के आप मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास अंडर रूट एक ही दफ़ा बड़ा सा लिखा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए, न्यूमरेटर आ गया, बी सी मल्टीप्लाई बी सी, ये आपके पास आपस में मल्टीप्लाई हो गया। क्योंकि एक पेयर है, रूट से बाहर एक दफ़ा लिखा जाएगा, तो आपने डिनोमिनेटर में ये जो बी सी की वैल्यू है इसको रूट से बाहर एक दफ़ा लिखा, बाहर तो 4 आपका 2 इंटू 2 4 हो गया था, तो ये अंडर रूट में सिर्फ वैल्यू न्यूमरेटर वाली आ गई, एस इंटू एस माइनस ए अरेंज कर दिया आपने, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और होल डिवाइड बाय बी सी। आपको पता है कि कोई भी वैल्यू अगर डिवाइड हो रही हो डिनोमिनेटर के अंदर, वो वैल्यू न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये जो बी सी है ऊपर जाके डायरेक्ट ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका सिंपल सा अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँ तो ए क्योंकि डिवाइड हो रहा है 4 अंडर रूट दिस होल वैल्यू होल डिवाइड बाय बी सी, तो यही ए मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन करता हूँ तो आपको पता है इसके अगली वाली जो टर्म होती है वो उलट जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 4 अंडर रूट ये पूरी वैल्यू, तो ज़ाहिर है ए मल्टीप्लाई होगा बी सी से और 4 अंडर रूट जो पूरी वैल्यू है वो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर a इंटू बी सी यानी कि ए बी सी होल डिवाइड बाई 4 अंडर रूट में अब जो वैल्यू है वो आपने पीछे पड़ी हुई है, ये पूरी अंडर रूट वाली वैल्यू बराबर होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल के, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये वैल्यू बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल के, तो आपने इस पूरी अंडर रूट की जगह एरिया की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, यही आपका फॉर्मूला है। कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने सर्कम रेडियस को, आर इज इक्वल टू ए बी सी होल डिवाइड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आगे आपने एक्सरसाइज में इस्तेमाल करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इन रेडियस। इन रेडियस क्या है, अब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब इन रेडियस क्या है, इन रेडियस से पहले हमें समझना है इन सर्कल क्या है। इन सर्कल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या है, ऐसा सर्कल जो टच करे तमाम साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को, और ये आपकी जो साइड्स हैं ये इंटरनली टच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये डायग्राम आपके पास इंस्क्राइब्ड सर्कल की मैंने बनाई है, तो ऐसा सर्कल जो आपके ट्राइंगल की साइड्स को टच करे इंटरनली, उस सर्कल को आप कहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। और ऐसे सर्कल को ड्रॉ करने के बाद जो हमारे पास सेंटर आता है वो सेंटर कहलाता है इंस्क्राइब्ड सेंटर, या इसकी शॉर्ट नोटेशन होती है इन सेंटर। और इस सर्कल की खासियत ये है कि आपके पास सेंटर से लेके जो साइड जिस पे वो टच कर रहा है उस साइड तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होता है, जिसको हम कहते हैं इन रेडियस। इंस्क्राइब्ड रेडियस को शॉर्ट नोटेशन में इन रेडियस भी लिखते हैं। तो आपकी तीनों साइड्स, फॉर एग्जांपल इनको हम जो जहाँ पर टच कर रहे हैं डी ई एफ कह देते हैं, ये तीनों साइड्स तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस के बराबर आता है। अब ये ड्रॉ कैसे किया जाता है, सबसे पहले आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से जैसे ये ड्रॉ है, फिर इस ट्राइंगल को ड्रॉ करने के बाद जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब फॉर एग्जांपल अगर एंगल 60 डिग्री है तो 30 डिग्री पे आपने एक डॉटेड लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी, तो आप सारे एंगल्स बाइसेक्ट करते हैं। जब आप इस तरीके डॉटेड लाइन करेंगे ड्रॉ, तो आपके पास एक पॉइंट आएगा जिसमें ये कट कर रहे होंगे। लाजमी नहीं है कि आपके पास ये वैल्यू 90 डिग्री हो, ये आपके पास बहरहाल 90 डिग्री तो खैर होगी, लेकिन दूसरी साइड को बाइसेक्ट करते हुए जाएगी। 90 डिग्री आपको खुद बनाना है, ये अपोजिट साइड पे 90 डिग्री होना है इसकी लाजमी बात नहीं है। तो कोई भी आपका एंगल होगा 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, उसको आपने बाइसेक्ट करना है। जब बाइसेक्ट करेंगे तो अगली साइड पे जो साइड उसके अपोजिट होंगे एंगल के, उधर ये टच करेगा, लेकिन जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आएगा, जिस पॉइंट पे ये तीनों आपके एंगल बाइसेक्टर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी ये कॉन्करेंट होंगे, उस पॉइंट पे कॉन्करेंट पॉइंट पे आपके पास जो सर्कल का सेंटर है वो जनरेट होगा। तो जिस तरीके से भी डॉटेड लाइन में ड्रॉ की, तो ये वाला जो पॉइंट है ये जनरेट हुआ, दिस इज कॉल्ड इन सेंटर। अब यहाँ से आप जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, सिमिलरली दूसरी साइड और तीसरी साइड पे, तो ये आपका रेडियस आ जाता है। ज़ाहिर है आपको ये चीज़ ड्रॉ नहीं करनी, लेकिन आपको एग्जाम में अगर बोला जाएगा तो इसका दूसरा तरीका ये है, कंपास लें, आप एक सर्कल ड्रॉ करें और फिर एक ट्राइंगल बन गया जिसका जो सर्कल है वो कहलाएगा इंस्क्राइब्ड सर्कल, या ये पूरी जो आपके पास वैल्यू होगी वो इन सर्कल, इन रेडियस, ये सब निकाल के देगी। अब यहाँ पर आपके पास लाजमी नहीं है कि आप ये पूरा ड्रॉ करेंगे एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ, आप रफली भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी लेबलिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। आपके पास अगर ये ए है तो इसके अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। जहाँ पे सर्कल टच कर रहा है एक को डी, दूसरे को ई, तीसरे को एफ कह दें। सेंटर ऑफ दैट सर्कल वो आई कहलाएगा, आई से रिप्रेजेंट करते हैं।
और आपके पास वहाँ से आई से लेके ई तक, आई से लेके डी तक, आई से लेके एफ तक के डिस्टेंस को आप यहाँ पर रेडियस का नाम देंगे। ये रेडियस आपके पास ज़ाहिर है सबका सेम होगा। तो रेडियस का कॉन्सेप्ट ये है कि वो आपके सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आ रहा है वो पॉइंट तक सेम होता है। तो अब चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। इसे स्मॉल आर, क्योंकि आपको इन रेडियस निकालना है, इन रेडियस की डेरिवेशन के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर आपको डायग्राम थोड़ी सी यहाँ पर ब्लर नजर आ रही होगी, लेकिन ऊपर जो डायग्राम बनाई है वही डायग्राम यहाँ पर बनाई है। बस इसको थोड़ा सा आपने समझना है कि मैंने एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर ड्रॉ की है। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने पर आपके पास ये देखेंगे पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं ये आपको ना ड्रॉ करके दिखाऊं, वैसे ही आप इसको गौर करें तो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही होंगी। आपके पास यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है, वो यहाँ पर जाके टकराई है। यहाँ से आपके पास लाइन स्टार्ट हुई, वो यहाँ पर आके टकराई है। और सिमिलरली यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई और वो यहाँ पर आके टकरा रही है। तो लाजमी नहीं है 90 डिग्री पे ही टकराए, लेकिन ये एंगल बाइसेक्ट करने चाहिए। आपने जब इनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को निकाला तो वो पॉइंट कुछ यहाँ पर आ रहा था। ये आई से एफ मैंने थोड़ा सा साइड पे इसलिए ड्रॉ किया है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से नजर आ जाए कि डॉटेड लाइन क्या है। अदरवाइज ये सिर्फ एक वाहिद ये लाइन है जो इसके ऊपर ओवरलैप हो रही थी। अब आप यहाँ आई से लेके ई तक अगर देखें तो आपके पास डॉटेड लाइन ए से जो निकली वो यहाँ पर आ रही है, लेकिन ये जो लाइन है ये 90 डिग्री होनी चाहिए। आई से ई तक की जो लाइन है ये 90 डिग्री होनी चाहिए। 90 डिग्री किसके? ये जो साइड बी सी है या साइड ए है उसके। सिमिलरली आई से ये जो लाइन है डी तक, ये भी 90 डिग्री होनी चाहिए। 90 डिग्री आपकी साइड ए सी के यानी कि साइड बी के, और आपका आई से एफ भी इसी तरीके से 90 डिग्री होना चाहिए। ये डायग्राम आपने प्रॉपर तरीके से बनानी है। अब यहाँ पर जो आपने ट्राइंगल बनाई है इसको आप डिस्क्राइब भी करेंगे। आप कंसीडर कर रहे हैं एक ट्राइंगल, एक सर्कल वैसे कंसीडर कर रहे हैं विद सेंटर आई, जो सेंटर उसका है आई, वो सर्कल टच कर रहा है इंटरनली ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। अब आप क्या करेंगे? एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। वही सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप एक ड्रॉ करेंगे एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम वर्टाइसेस ए बी एंड सी, ताकि ये मीट करें एट पॉइंट आई जो कि इन सेंटर है। और फिर आई से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी ई एफ तक का। तो आई ई, आई डी और आई एफ, ये तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये आपके एट पॉइंट डी ई एफ ज़ाहिर मीट कर रहे होंगे ऑन द अपोजिट साइड ए बी, बी सी एंड ए सी। ये आपकी तीनों साइड्स पे अपोजिटली रिस्पेक्टिवली कट कर रहे होंगे। पॉइंट डी हमारे पास जो ट्राइंगल है वो उसमें साइड ए सी पर है, पॉइंट ई ट्राइंगल के साइड बी सी पे, और पॉइंट एफ ट्राइंगल की साइड ए बी पे। अब आप अपनी डायग्राम ज़ाहिर लेक्चर में वापस पीछे बार बार नहीं जाऊंगा, डायग्राम आप एक दफ़ा लेक्चर पॉज करके बना लेंगे, वरना आपकी किताब में भी ऑलमोस्ट यही डायग्राम बनी हुई है। अब ये सारी बातें डायग्राम में जो हमने ड्रॉ की वो यहाँ पर वर्बली हमने लिख दी। अब हम कहेंगे कि क्योंकि आई से डी तक का डिस्टेंस, आई से ई तक का डिस्टेंस, आई से एफ तक का डिस्टेंस ये बराबर है आर रेडियस के, और यही आर एल्टीट्यूड के भी बराबर है। और मजीद आपके पास जो साइड ए बी है, साइड डी सी और साइड ए सी, ये साइड आपकी ए बी बराबर है स्मॉल सी, बी सी बराबर है स्मॉल ए और ए सी बराबर है स्मॉल बी के। ये साइड्स आपकी बेसिस हैं। आगे मैं दोबारा डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा, लेकिन ये सारी जो साइड्स हैं ये एक तो साइड्स हैं ट्राइंगल की, और ये आपके बेस को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो आपका फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, आर रिप्रेजेंट कर रहा है एल्टीट्यूड को, और ये तीनों साइड रिप्रेजेंट कर रही हैं बेस को। तो ये आपने पूरी सारी बातें लिख दी। अब हम कह रहे हैं अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारी जो डायग्राम है, मैंने यहाँ डायग्राम दोबारा बना दी है। अब यहाँ पर इस डायग्राम, ये वैसे आपको बनाने की जरूरत नहीं, एक दफ़ा आपने बना ली बस काफ़ी है, क्योंकि मुझे बार बार पीछे जाना पड़ता है इसलिए मैंने यहाँ बनाई है। अब आपको जो एरिया चाहिए वो ए पूरा ए बी सी का चाहिए, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको निकालना मकसद है। तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा? आप क्या करेंगे? इस ट्राइंगल को ब्रेक करेंगे ए से आई तक और फिर ए आई से बी तक, यानी कि आप अगर मैं इसको ब्रेक करके बनाऊं तो आपके पास पहला ए आई बी ये एरिया निकलेगा, फिर बी आई सी ये एरिया निकालेंगे, फिर ए आई सी ये एरिया निकालेंगे। तो ये सम अप करके आपको पूरा ए बी सी एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल दे देगा। तो वन बाय वन ब्रेक किया जाएगा। पहले आप निकालेंगे एरिया ए आई बी। तो ए आई बी के लिहाज से अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर है तो ये एल्टीट्यूड भी होगा, तो आपके पास एल्टीट्यूड आर आ गया ये, और जो बेस है वो ये पूरी ए बी साइड यानी कि सी, स्मॉल सी के बराबर है। तो अगर ए आई बी की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस बराबर है सी के, एल्टीट्यूड बराबर है आर के। अब अगर हम बात करें ट्राइंगल बी आई सी के, तो ट्राइंगल बी आई सी, बी
BIC, ये ट्राइंगल की बात हो रही है। इस ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है वो ये है, तो ये एल्टीट्यूड ज़ाहिर 90 डिग्री पे होता है, तो ये एल्टीट्यूड आपके पास ये भी R है और बेस इसकी A है, तो आप कहेंगे हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये बराबर है BIC का। अब सिमिलरली तीसरा AIC के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ट्राइंगल AIC ये वाला ट्राइंगल, इसका एल्टीट्यूड ये R है 90 डिग्री पे, तो एल्टीट्यूड तो R आ गया और इसकी जो बेस है वो B के बराबर है, तो ट्राइंगल इसका एरिया कैसे आएगा, हाफ बेस क्या है B, एल्टीट्यूड R। तो इन सब के आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिए वन बाय वन ब्रेक करके। पूरा ट्राइंगल का एरिया निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम था, तो हमने इस तरीके से सारे ब्रेक कर लिए। ये आगे चल के प्रॉपर तरीके से आपने लिखने, ये तो मैंने समझाया है। तो आप कहेंगे इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को, ये जो ऊपर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल को ब्रेक किया ABC को, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब आप हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो जो हमने पीछे ट्राइंगल अभी बनाई है, डायग्राम बनाई है, उसके अंदर बेस AB के बराबर थी और जो एल्टीट्यूड था IF के बराबर था। सिमिलरली आपका एरिया BIC ट्राइंगल के हाफ बेस BC के बराबर है और IE ये आपका एल्टीट्यूड है। सिमिलरली AIC के लिए हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस आपकी AC है, एल्टीट्यूड ID है। तो इक्वेशन 1 को हम ब्रेक कर सकते हैं, जो इक्वेशन 1 हमने ऊपर लिखी थी उसको हम यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ AB, ये आपके पास इसी तरीके से ये आ गया, और सिमिलरली ये वैल्यू भी आपकी हमने जो ऊपर यहाँ पुट की थी सारी, वो सारी की सारी एज इट इज यहाँ पर आपने इस तरीके से लिख दी। अब जब आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी तो यहाँ पर इनकी जगह वैल्यूज पुट कर दें। ज़रा यहाँ पर आपके पास ये बेस हैं और ये सारे एल्टीट्यूड्स हैं, तो अभी पीछे मैंने डायग्राम आपको दिखाते हुए सारी वैल्यूज पुट कीजिए। तो आपके पास जो साइड A भी है इसकी जगह C, I से F तक का डिस्टेंस स्मॉल r है, इन रेडियस है, BC की जगह A, IE की जगह R, AC की जगह B और अगेन ID की जगह R। वैल्यूज पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर है ज़ाहिर CR/2, AR/2 और BR/2 के। अब सबके पास 2 डिनोमिनेटर में सेम है, तो एलसीएम आपका 2 ही आएगा। तो आपके पास CR प्लस AR प्लस BR, R कॉमन ले लें तो आपके पास पीछे C प्लस A प्लस B रह जाएगा, और आपने जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC था इसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ एरिया लिख दिया। यहाँ पर A प्लस B प्लस C किसके बराबर पीछे हमने पढ़ा था, 2S के बराबर। तो ज़ाहिर है आपके पास 2S के बराबर यानी S पूरे इस वैल्यू के बराबर होगा, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C होल डिवाइड बाई 2। तो इस पूरी वैल्यू की जगह मैंने S पुट किया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर आया इन रेडियस इनटू सेमी ट्राइंगल के पैरामीटर के। तो R की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर, दैट इज एरिया अपॉन इट्स पैरामीटर। तो ये सिंपल सा आपके पास डेरिवेशन थी आपके इन रेडियस को मालूम करने की। तो यहाँ पर आपके पास सेकंड फॉर्मूला हमने प्रूव कर लिया, इन रेडियस किस तरीके से आता है, ज़ाहिर ये भी आपको आगे अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ई रेडियस। ई रेडियस क्या है, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। अब ई रेडियस, ये आपके पास ई रेडियस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है वो इसको हम कहते हैं स्क्राइब्ड सर्कल, स्क्राइब्ड रेडियस। स्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस स्क्राइब्ड रेडियस कहलाएगा। एक और इसका नाम होता है एक्स सर्कल या एक्स रेडियस, या आप इसको हाँ एक्स ही कहते हैं। तो बहरहाल आपके इसके 2-3 अलग नाम है, हमने इसको शॉर्ट नोटेशन दे दी ई रेडियस। ई रेडियस किसका रेडियस होगा, ई सर्कल का। ई सर्कल को हम स्क्राइब्ड सर्कल और एक्स सर्कल भी कहते हैं। अब ये सर्कल है क्या, आपके पास ये ऐसा सर्कल है जो कि टेंजेंट होता है एक साइड से और टेंजेंट होता है जो अदर 2 साइड्स हैं उसकी एक्सटेंशन से। अगर इसकी डायग्राम में लेके चलूँ डायग्राम की तरफ, तो कुछ इस तरीके से होगी यहाँ पर, बल्कि आगे डायग्राम बनाते हैं, मैं रफली एक डायग्राम बना देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्राइंगल ये है छोटा सा। अगर कोई ऐसा सर्कल ड्रॉ किया जाए जो एक साइड से टेंजेंट हो और बकिया 2 साइड्स को इस तरीके से टच करता हुआ सिर्फ गुजरे, तो ये जो 2 साइड आपने ड्रॉ की एक्सटेंशन है। ज़ाहिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रफ सा बनाया है। अगर एक ट्राइंगल आप इस तरीके से बनाते हैं और उस ट्राइंगल में ये एक्सटेंड कर देते हैं, तो एक सर्कल ऐसा जो कि साइड को जो टेंजेंट हो इस साइड से और बकिया 2 साइड की एक्सटेंशन से टेंजेंट हो, तो ऐसे सर्कल को आप कहते हैं ई सर्कल या स्क्राइब्ड सर्कल। अब यहाँ पर 3 स्क्राइब्ड सर्कल बनते हैं। फॉर एग्जांपल ए के अपोजिट साइड वाला सर्कल ये है, बी के अपोजिट साइड में आपका इस तरीके से ये एक्सटेंड हुई, तो सर्कल वो जो तीनों को टेंजेंट हो। मैंने बहुत ही अजीब सा सर्कल बनाया है, लेकिन इसको आप समझ लें, समझाने के लिए बनाया है। और एक साइड सी के अपोजिट, वर्टेक्स सी के अपोजिट जो साइड आएगी उससे सर्कल अगर टेंजेंट हो,
तो ये 3 सर्कल बनते हैं। इस सर्कल का फॉर एग्जांपल रेडियस r1 होगा, इस सर्कल का फॉर एग्जांपल रेडियस r2 और इस सर्कल का फॉर एग्जांपल रेडियस r3। मैं यहाँ पर आपको r1 ड्राइव करवाऊंगा, r2 r3 वैसे एग्जाम में अगर आते हो तो ड्राइव नहीं करने, लेकिन आपको अगर करने का दिल भी चाहता है तो आप खुद भी ड्राइव कर सकते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है कि आपके पास ऐसा सर्कल जो कि किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के साथ टेंजेंट हो और बकिया 2 साइड्स के एक्सटेंशन के साथ जो वो एक्सटेंड की गई हैं। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है। आपकी एक होती है लाइन, लाइन कहते हैं जो कि एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट पे बंद हो गई। दूसरी होती है आपके रे, रे एक पॉइंट फिक्स होता है लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता, वो चलता रहता है। तो एक्सटेंशन बोलें या रे बोलें, बात एक ही। अगर ये मेरे पास ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, तो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ये लाइन सेगमेंट है, ये स्टार्ट होकर एंड होगी, लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है तो ये रे कहलाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी एक्सटेंशन है इसको हम रे भी कहते हैं। तो आपकी रे के साथ टेंजेंट होता है ये सर्कल, और ऐसे सर्कल को आप स्क्राइब्ड सर्कल या एक्स सर्कल कहते हैं। और इस सर्कल का जो सेंटर है वो आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करता है। कोई भी ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा हो तो ऐसे सर्कल को आप कहते हैं कि ये स्क्राइब्ड सर्कल या ई सर्कल है। फॉर एग्जांपल इससे पहले 2 आपने पढ़े सर्कम सर्कल, उसका सेंटर ट्राइंगल के अंदर बन रहा था। तीसरा आपने पढ़ा इंस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल का लाजमी नहीं था कि ट्राइंगल के अंदर बने, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में अंदर ही बन रहा था। तो ट्राइंगल के अंदर लाजमी नहीं है इन सर्कल में बने, लेकिन मेजॉरिटी केस में बनता है। स्क्राइब्ड सर्कल का तो बनता ही ट्राइंगल के बाहर है सेंटर, तो इसका सेंटर आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करता है, और ऐसे सर्कल को आप स्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। और ऐसे सर्कल के रेडियस को ई रेडियस या स्क्राइब्ड रेडियस कहेंगे, और ऐसे सर्कल के सेंटर को ई सेंटर या स्क्राइब्ड सेंटर कहेंगे। ये बेसिक सी डेफिनेशन है आपके ई सर्कल या ई रेडियस की। अब डेरिवेशन के ऊपर चलते हैं, जो आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं बनाई, डायरेक्ट पहले लिखवा दिया, फिर उसके बाद डायग्राम पे भी आते हैं। तो सबसे पहले आपने कंसीडर करना है एक ट्राइंगल ए बी सी। अगर ए बी सी ट्राइंगल अगर कंसीडर करेंगे तो उसकी जो साइड्स हैं उसके अपोजिट लेंथ स्मॉल ए बी सी होंगी, और फिर उसके जो अपोजिट जो वर्टेक्स होंगे लेंथ के वो ए बी सी। ज़ाहिर वर्टेक्स आपने जो ट्राइंगल के ए बी सी कहे हैं वो वर्टेक्स की वजह से ही कहे ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं जो सेंटर है उस सर्कल का। अब वो सर्कल हमने यहाँ पर अभी नहीं बताया कि स्क्राइब्ड सर्कल है क्या है। सेंटर जो है उसको हमने I1 कंसीडर किया। ज़ाहिर ए के अपोजिट साइड मैंने कहा अगर ये ट्राइंगल है तो यहाँ जो सर्कल बन रहा होगा इसका जो सेंटर होगा वो अलग होगा, यहाँ जो सर्कल बन रहा होगा इसका सेंटर अलग होगा, और जो यहाँ सर्कल बन रहा होगा उसका सेंटर अलग होगा। इसको अगर I1 कहा तो इधर वाले सेंटर को I2, इधर वाले सेंटर को I3 कहेंगे। तो हम अभी I1 ए के अपोजिट वर्टेक्स को फॉर एग्जांपल लेते हैं। तो I1 हमारे पास यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल कंसीडर कर रहे हैं, और R1 उस सर्कल का रेडियस कंसीडर कर रहे हैं। तो वो जो सर्कल है वो हम स्क्राइब्ड सर्कल की बात कर रहे हैं। ये सर्कल टच कर रहा है साइड बी सी को। अब मैं डायग्राम की तरफ भी आता हूँ। साइड बी सी को टच कर रहा है, ये आपकी साइड बी सी है, और रे ए बी, ये ए बी वाली रे और ए सी वाली रे, रे का मतलब ही एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन हुई हुई लाइन को हम रे भी कहते हैं। तो इसको टच करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से एक डायग्राम बनाई। अगर मैं दोबारा से इसको बताऊं तो एक ट्राइंगल आपने पहले ड्रॉ किया, इसकी जो एक्चुअल तरीका है उसके ऊपर पहले आ रहे हैं। उस ट्राइंगल को ड्रॉ करने के बाद आपने ये एक्सटेंड कर दी, ये रेज एक्सटेंड कर दी। इन रे को एक्सटेंड करने के बाद एक एंगल आपके पास ये आया, दूसरा एंगल आपके पास ये आया, तीसरा एंगल आपके पास ये आया। आपने इन एंगल्स को बाइसेक्ट किया। तो बाइसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे बाइसेक्ट होगा। सिमिलरली इसको आपने एंगल बाइसेक्ट किया तो इस पॉइंट तक आएगा, और तीसरा ये एंगल भी आपने बाइसेक्ट किया तो इस पॉइंट तक आएगा। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों बाइसेक्टर्स का, एंगल बाइसेक्टर्स का, ये कहलाएगा सेंटर ऑफ योर स्क्राइब्ड सर्कल। तो ये जो I1 है वो इस तरीके से आया, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने इन सेंटर के लिए काम किया था। बस वहां फर्क ये था कि आपने इंटरनल एंगल्स लिए थे, यहाँ इस सर्कल के लिए आप एक्सटर्नल एंगल्स, ये दो एंगल्स मैं बना रहा हूँ ये दोनों एंगल्स कहलाते हैं एक्सटर्नल एंगल्स, इनका आपने इस्तेमाल किया। जब आपके पास ये सेंटर आ गया, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए टुवर्ड्स द साइड जो टच कर रही है। तो आपके पास I1 से लेके फॉर एग्जांपल एक पॉइंट D आ गया, एक पॉइंट E आ गया, एक पॉइंट F आ गया। तो DEF ये वो पॉइंट है जो कि 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किए हैं। तो I1 से लेके D तक, I1 से लेके E तक और I1 से लेके F तक, ये पॉइंट्स आपके परपेंडिकुलर हैं टुवर्ड्स दिस एक्सटेंडेड रेज। तो आपने ड्रॉ परपेंडिकुलर किया I1D, I1E, I1F टू द साइड BC।
जो I1D है अगर आप गौर करें डायग्राम में तो वो साइड BC के परपेंडिकुलर है, और I1E रे AB के परपेंडिकुलर है, और I1F रे AC के परपेंडिकुलर है। तो ये आपने जितना भी काम किया इसको वर्बली जुबानी आपने बताया लिख के। अब यहाँ पर जो डायग्राम है ज़ाहिर है आपने भी बनानी है, आपको यहाँ पर एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करना। ज़ाहिर है यहाँ पर आप पूरी ज्योमेट्रिकल डायग्राम बना के नहीं दिखा रहे, आपने सिंपल एक सर्कल ड्रॉ करना है कंपास की मदद से, तो ऑटोमेटिकली आपको सेंटर मिल गया। उस सर्कल के किसी भी साइड को आप इस तरीके से टच कर लें, और फिर जब आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, और इस सर्कल को आपने यहाँ से भी टच करवाना है ट्राइंगल के, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। दो तरीके हैं बनाने के, एक एक्यूरेसी के साथ बनाने के लिए उसमें टाइम लगेगा, वो उतना टाइम है नहीं, तो दूसरा तरीका जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, पहले सर्कल बना लें फिर उसके रिस्पेक्टिवली ट्राइंगल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जब ये ट्राइंगल बन गया और ये सारी लेबलिंग आपने कर ली, अब इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं I1 से लेके D तक, I1 से लेके E तक, I1 से लेके F तक रेडियस तो सबका सेम है। इस सबका रेडियस हमने R1 का नाम दे दिया क्योंकि अभी एक ट्राइंगल की बात हो रही है, अभी दूसरे ट्राइंगल को आपने खुद यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो ये ज़ाहिर है मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया, ये थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनेगा। सिमिलरली एक ये वाला आपके पास ट्राइंगल बनेगा, ये, और ये जो आपके पास रेडियस होगा ये R2 होगा, ये रेडियस आपका R3 हो जाएगा, जो भी आप इसको नाम दें। अच्छा, B के अपोजिट है तो इसको R2 कहेंगे, C के अपोजिट है तो इसको R3 कहेंगे। लेकिन ये आप सिमिलरली करके पूरा आगे फॉर्मूला ड्राइव नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला लिख देंगे सिमिलरली कह के। तो बहरहाल ये डायग्राम आ गई। अब हम इस डायग्राम के मुताबिक आगे सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पर कहेंगे देयरफॉर, जिस तरह पीछे कहा था कि I1 से लेके D तक, I1 से F तक ये रेडियस R1 के बराबर है, और ये रेडियस एल्टीट्यूड भी है। एल्टीट्यूड कैसे? अगर मैं बात करता हूँ इस ट्राइंगल की, फॉर एग्जांपल वापस ऊपर आते हैं, तो एक ट्राइंगल आपके पास बना I1B। अब जब भी हमारे पास कोई ऐसा एंगल आता है जिसके अंदर, फॉर एग्जांपल हमें ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमें 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कभी हो ही नहीं सकता, तो हम परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये वाला एंगल, ये वाला ट्राइंगल है, मुझे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो कभी मैं कर ही नहीं सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा तब तक जब तक मेरे पास परपेंडिकुलर ना ड्रॉ हो जाए 90 डिग्री वाला। तो हमने यही काम किया, एक्सटेंड किया और ये 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया। तो हमारे पास जितने भी यहाँ पर ट्राइंगल बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दूसरे की बात करते हैं, हमारे पास एक और ट्राइंगल बन रहा है AI1C, ये हमारा एक और ट्राइंगल बन रहा है। अब इसका परपेंडिकुलर मुझे I1 से गिराना है, तो यहाँ से कभी भी परपेंडिकुलर नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगा? एक्सटेंड करूँगा AC को तब तक जब तक I1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ ना हो जाए A1C तक, या A1C तो है नहीं, AC तक। तो अब यहाँ पर AC वाली लाइन एक्सटेंड हो गई, लेकिन बेस उस ट्राइंगल की तो B ही रहेगी, तो बेस क्योंकि चेंज नहीं होती, हमारे पास बेस उस ट्राइंगल की वही रहेगी। अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ये चाहिए, ये ABC चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर मसला ये है कि ABC नहीं है, तो ABC ना होने की वजह से मेरे पास जो ट्राइंगल गिवन है उसके ऊपर बात करते हैं। AI1C एक ये ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल AI1B ये ट्राइंगल है, ये एक छोटी सी पतंग बन गई है। अब मुझे चाहिए ABC, मैं क्या करूँगा? आपके ABC की वैल्यू को रख लूँगा, और जो वैल्यू आएगी BCI1 की अलग से, इसको मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास तो ये ट्राइंगल इस तरीके से बन रहे थे, तो मैं ये वाला हिस्सा माइनस कर दूंगा, ये नीचे वाला हिस्सा, और मेरे पास इस तरीके से ऊपर ABC की वैल्यू आ जाएगी। तो बहरहाल इसके ऊपर भी डिटेल में बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे एल्टीट्यूड की। जब एल्टीट्यूड की बात की तो हमारे पास जो साइड AB है वो स्मॉल c के बराबर है, साइड BC स्मॉल a, साइड AC स्मॉल b के बराबर है। अब तक आपने डायग्राम बना ली होगी और आप डायग्राम के मुताबिक इसको देखेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों साइड्स बेस के तौर पे एक्ट कर रही हैं, ये तीनों साइड्स ऑफ ट्राइंगल भी हैं और बेस के तौर पे भी एक्ट कर रही हैं। अब फिगर से हमने यहाँ पर ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर मुझे चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मेरे पास बराबर है ABI1, ABI1 इसके, फिर दूसरा ACI1, ACI1, ये आपके पास दूसरा, माइनस कर दें BCI1 को, तो BI1C आपने माइनस कर दिया। तो माइनस करने पे मेरे पास यहाँ पर सिर्फ ABC की वैल्यू आ जाएगी। ज़ाहिर है मैं इस वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो ऊपर वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने अभी ऊपर आपसे डिस्कस कर लिया। यहाँ पर डायग्राम मैंने इसलिए बनाई है दोबारा, ताकि मैं यहाँ दोबारा से डायग्राम ऊपर जाके ना बताऊँ, इधर ही बता दूँ, अदरवाइज ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है।
تو اس کو آپ نے इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABI1, ACI1 और BI1C, ये 3 ट्राइंगल के एरिया आपको चाहिए ताकि आप सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लें। तो यहाँ पर सारी बातें वही है, I1 से लेके D तक, I1 से लेके E तक, I1 से लेके F तक आपके पास R1 के बराबर रेडियस है, और आपके पास जो बेस होगी वो बेस AB की, अगर C के अपोजिट साइड ये AB है तो ये स्मॉल c, B के अपोजिट साइड AC है स्मॉल b, और A के अपोजिट साइड BC है स्मॉल a के बराबर। तो आपके पास ये वाली जो बेस है ये A ही रहेगी, इसकी बेस C ही रहेगी, इसकी बेस B ही रहेगी। बेशक आप इसको एक्सटेंड कर दें लेकिन जो ट्राइंगल है उसकी बेस सेम ही रहती है। तो आपके पास यहाँ पर जो ABI1 है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ ABI1 को, ये वाला ट्राइंगल अभी हम ले रहे हैं ABI1, इसमें जो बेस है वो साइड AB यानी कि स्मॉल c के बराबर है। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस, बेस क्या है स्मॉल c, एल्टीट्यूड किसके बराबर आया, ज़ाहिर है मेरे पास एल्टीट्यूड I1 से नहीं आ रहा था तो मैंने एक्सटेंड किया एल्टीट्यूड निकालने के लिए, तो I1E किसके बराबर है R1 के। सिमिलरली ACI1 अगर आपको निकालना है तो ACI1, अब अगर मैं डायग्राम ये वाली मिटा के दूसरी पे बात करूं तो ACI1 A I1C वाली आपके पास ट्राइंगल है, इसकी बेस स्मॉल b के बराबर है, तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड किसके बराबर है R1। सिमिलरली माइनस BI1C, आपके पास नेक्स्ट आपके है BI1C, तो BI1C के लिए ये BI1C वाला ट्राइंगल, इसकी बेस स्मॉल a के बराबर है, तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है I1D, दैट इज ऑल्सो R1। अब ये तो मैंने डायग्राम देख के आपको डायरेक्ट समझा दिया, आपको क्या करना है इसको डिटेल में लिखना है। डिटेल में लिखेंगे कैसे, आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, इसी तरीके से जैसे पीछे वाला काम किया। तो ABI1 आपका हाफ बेस, बेस इसकी AB है और आपका जो एल्टीट्यूड है I1E है, आप पीछे डायग्राम को सामने रख के देख सकते हैं। सिमिलरली ACI1 का आपको चाहिए तो इसकी बेस AC है और I1F इसका एल्टीट्यूड, और सिमिलरली BI1C में बेस BC है और एल्टीट्यूड I1D है। अब ये सारी वैल्यूज जब आपने निकालनी तो आप इसको इक्वेशन 1 जो ऊपर बनाई थी उसमें वापस पुट कर दें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर हो जाएगा हाफ इस फॉर्मूले के। ये सारी वैल्यूज ऊपर अभी हमने डिस्कस कर ली। AB की जगह C पुट कर दें, I1E की जगह R1, सिमिलरली AC की जगह B पुट कर दें, I1F की जगह R1, और साइड BC की जगह स्मॉल a और I1D की जगह R1। अब वैल्यू सिंपल सी है, आपके पास CR1/2 प्लस BR1/2 माइनस AR1/2, ये वैल्यू आ गई। एलसीएम ले लें, होल डिवाइड बाय 2 सब में सेम आएगा, तो आपके पास CR1 प्लस BR1 माइनस AR1, R1 सबसे कॉमन ले लें तो आपके पास C प्लस B माइनस A आएगा। अब C प्लस B माइनस A को आप A प्लस B प्लस C माइनस 2A भी लिख सकते हैं। माइनस 2A जब आप करेंगे तो वापस ऊपर वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो क्योंकि आपको A प्लस B प्लस C इसलिए चाहिए ताकि आप वहाँ पर एरिया ऑफ, बल्कि एरिया तो नहीं, सेमी ट्राइंगल का पैरामीटर पुट कर सकें। तो पैरामीटर ऑफ सेमी ट्राइंगल आपने यहाँ पुट करना है। तो क्योंकि आपको पता है कि A प्लस B प्लस C होल डिवाइड बाई 2S के बराबर होता है, S क्या है पैरामीटर ऑफ सेमी ट्राइंगल, तो 2S बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C के। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल के बराबर वैल्यू आ गई, तो आपने A प्लस B प्लस C की जगह 2S पुट किया, 2S माइनस 2A, बाकी आपके पास R1/2 अपनी जगह चलता आ रहा था। यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें, आपके 2 कॉमन लेने से वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके पास आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर है R1 इंटू S माइनस A। अब आपको क्योंकि चाहिए R1 क्या है E रेडियस भी A वर्टेक्स के अपोजिट वाले सर्कल का रेडियस है। अभी B और C वर्टेक्स का हमने यहाँ पर कोई ड्राइव नहीं किया, फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया, और ना ही आपको करने की जरूरत है। तो आप सिमिलरली कहेंगे, यहाँ तो आपका R1 की वैल्यू आ गई, R1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय S माइनस A, लेकिन यहाँ पर आपके पास सिमिलरली करके R2 क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय S माइनस B। R1 वर्टेक्स A के अपोजिट था, R2 वर्टेक्स B के अपोजिट होगा, सिमिलरली R3 वर्टेक्स C के अपोजिट होगा। तो वर्टेक्स C के अपोजिट वाली साइड जाहिर स्मॉल c है, वर्टेक्स B के अपोजिट वाली साइड स्मॉल b, और वर्टेक्स A के अपोजिट वाली साइड स्मॉल a। तो सिमिलरली करके आपने R1 की वैल्यू जब निकाल ली तो R2 और R3 भी इस तरीके से आप लिख के दे देंगे। तो R2 बराबर है एरिया डिवाइड बाय S माइनस B और R3 है एरिया डिवाइड बाय S माइनस C। ये आपके पास लास्ट डेरिवेशन थी इस चैप्टर नंबर 12 की, जो कि आपकी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होनी है। और यहाँ तक आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है वो अब इन फॉर्मूलों को आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये फॉर्मूले आते हैं एग्जाम में, इनमें से कोई भी एक आपके हर साल तकरीबन आ रहा होता है।
تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا نہیں یہ میٹر نہیں کرتا، آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ آپ کو ڈیٹیل میں لیکچر ایک پرووائڈ کر دیا جائے جس میں آپ کے سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں۔ اب یہاں پر اگر کسی کو مشکل ہو، کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، پہلے تو اس لیکچر کو اپنے پاس رجسٹر میں پراپر نوٹ کریں۔ جو ایکچوئل پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے پہلے اپنے اس لیکچر کو اپنے رجسٹر میں نوٹ کرنا ہے، تو پہلے پورا اٹینڈ کر لیا، پھر اس کے بعد آپ نے اس لیکچر کو اپنے رجسٹر میں نوٹ کیا، اور رجسٹر میں نوٹ کرنے کے بعد اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو رجسٹر سامنے کھول کے وہ پرٹیکولر ویڈیو دوبارہ سے دیکھنی ہے تاکہ آپ کے جو بھی کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائیں۔ اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔